माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक शेयर एंड डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। यह आईसीएसई क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्लास 10th में अक्सर ये पूछा जाता है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिफोर वी विल स्टडी अबाउट द शेयर एंड डिविडेंड, हम लोग को ये जानना जरूरी है कि शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है और शेयर क्यों यूज होता है, शेयर का क्यों यूज पड़ा, ऐसा क्या हो गया कि मुझे शेयर पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कि जैसे अगर किसी भी कंपनी को ओपन करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमको या आपको किसी कंपनी को ओपन करना है तो मुझे बहुत सारे कैपिटल की आवश्यकता होती है, ढेर सारे हम लोग को पैसे चाहिए होते हैं। तो शेयर में दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो जब कंपनी कोई इन्वेस्ट होता है या कंपनी को जब हम लोग किसी कंपनी को ओपन करते हैं तो उस केस में हम लोग दो टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें या तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब पार्टनरशिपिंग के थ्रू, एक कोई बंदा है, ए बी सी तीन बंदे हैं, मिल करके एक कंपनी को ओपन करना चाहते हैं तो कंपनी को ओपन कर लेंगे पार्टनरशिपिंग करके। उसमें कुछ रेशियो होगा, कुछ उन रेशियो के रिस्पेक्ट में उन सबको प्रॉफिट भी अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब कंपनी कुछ दिन बाद प्रॉफिट को गेन करेगा तो उस प्रॉफिट को जिस रेशियो में वो इन्वेस्टमेंट किए रहेंगे पैसे को, तीनों बंदे उसके रिस्पेक्ट में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट को। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम भी होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कि जैसे कंपनी चलने लगती है, अब कंपनी कई सालों तक चलने के बाद क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, तो उस केस में कंपनी के बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अब इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए या तो हमारे पास ही कंपनी का ओनरशिप रहे केवल, क्योंकि ये मेरी कंपनी है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे रख रहा हूँ, इसलिए एक शेयर का कॉन्सेप्ट आया ना। तो शेयर में क्या होता है कि जब कोई कंपनी ओपन होती है तो हमको बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है। फॉर सपोज दैट कोई एक कंपनी हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस कंपनी को ओपन करने के लिए हम लोग को लेट से 10 लाख रुपीज़ की आवश्यकता है। अब 10 लाख रुपए की ज़रूरत है हम लोगों को। अब 10 लाख अमाउंट किसी एक बंदे को लगाना मतलब थोड़ा मुश्किल है, तो क्या करेगा कि इस अमाउंट को वो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देगा। सपोज छोटे छोटे पार्ट का मतलब ये कुछ भी बना सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, जिससे कि कस्टमर को इस शेयर को परचेज करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ना फेस करना पड़े। जैसे ये इस शेयर को कई पार्ट में 100 रुपये का, 100 रुपये के एक शेयर को मतलब एक पार्ट को 100 रुपये, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये करके इस 10 लाख को ब्रेक कर देगा ढेर सारे पार्ट में। तो ये जो पार्ट ब्रेक हुए इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर। मतलब जितने हम लोग को टोटल इनकम चाहिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके कंपनी को ओपन करने के लिए, उस सारे सम को किसी छोटे छोटे पार्ट में अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो क्या हो जाता है, ये शेयर्स हो जाते हैं। तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं जब वो कंपनी ओपन करते हैं तो उस कंपनी को ओपन करने के लिए जितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कई पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, और वही पार्ट जब कस्टमर कोई शेयर को परचेज करता है तो उनके द्वारा मिले पैसे को इस कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और उसके बाद अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि फिर जब ये जो शेयर था, जो जिसने शेयर को परचेज किया उसमें उसका क्या। तो जब एक कंपनी प्रॉफिट करेगी या एक कंपनी लॉस करेगी, उन दोनों केस में इस शेयर का कभी भी प्राइस, जैसे सिंगल शेयर 100 रुपीज़ का है कंपनी का, तो यह शेयर का प्राइस हमेशा या तो बढ़ेगा प्रॉफिट करेगी तो, और कंपनी में लॉस जाएगी तो शेयर का प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो उस केस में अगर ये बंदा चाहे तो अगर देख रहा है कि ये कंपनी लॉस में जा रही है तो चाहे तो इस शेयर को इस कंपनी को बेच सकता है तो उससे उसको कुछ पैसा मिल जाएगा, या तो अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो बंदा चाहे कि ज़्यादा दिन तक इस कंपनी का ओनरशिप लिए रहे, या तो इस कंपनी के शेयर्स को इसको बेच सकता है और उसमें जो प्रॉफिट मिलेगी उसको ले सकता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शेयर जो होता है वो किसी भी बड़े अमाउंट का जो कि कंपनी को ओपन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उस कंपनी के द्वारा निकाले गए छोटे छोटे पार्ट्स जब वो जिसको बेचता है
जो कस्टमर को बेचता है उसको कस्टमर ना कह के यहाँ शेयर होल्डर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर होल्डर इस कंपनी का थोड़ा सा ओनरशिप ले लेता है ना। तो सिंपली शेयर क्या है, बड़े अमाउंट का छोटा छोटा क्या है, पार्ट है। ये तो हमारा हो गया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हट के थोड़ा हम लोग ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू में एक ट्रेडर होते हैं जो कंपनी शेयर निकालती है। लेट से अगर कोई कंपनी ए है और वो अपने शेयर्स निकाल रही है, 100 शेयर, 1000 शेयर, 1 लाख शेयर, जो भी शेयर निकाल रही है, उसके क्या करेंगे कि ये ट्रेडर परचेज कर लेंगे। अब परचेज करने के बाद ये मार्केट में जितने भी शेयर होल्डर होंगे या जो भी शेयर को परचेज करने के लिए कैपेबल होंगे, उनको ये बेच देंगे। तो ये कैसे लेते हैं, जैसे अब कोई कंपनी है, अपने एक शेयर मार्केट आप लोग सुने होंगे, 2 टाइप के शेयर मार्केट होंगे। एक होता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा आपका होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड इसी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारा NSE होता है, NSE। उसी तरह BSE भी आएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब हमारे मार्केट में 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है। सो मेनी कंपनी आर रजिस्टर्ड इन NSE एंड BSE। बहुत सारी कंपनियां NSE और BSE में रजिस्टर्ड होती हैं, और मे भी हो सकता है एक कंपनी दोनों में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो जो BSE का जो कॉन्सेप्ट आया, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनी अपने शेयर को यहाँ पे रखेंगी और वहाँ से ये ट्रेडर्स परचेज करेंगे और परचेज करके वो कस्टमर को सेल कर देंगे ना। ये होता है मार्केट में ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर को परचेज करना और परचेज करके उसको बेच देना ना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था। जब फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थे तो एशिया के जितने भी ट्रेडर होते थे एक स्थान पे एक कहीं पे बैठ के और शेयर्स को बेचते थे, खरीदते थे। तो उसको बोल दिया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये ऑफलाइन वर्क करता था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। तो क्या किया गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को से अलग कुछ नया स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, जिसको बोला गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो हमारा ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और इसमें जो भी शेयर्स और शेयर्स को परचेज या सेल किया जाता था वो ऑनलाइन बेसिस पे किया जाता था, ठीक है। तो ये हमारे दो मार्केट में एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इन स्टॉक एक्सचेंज ये कुछ इंडेक्स होंगे। आए दिन आप लोग पेपर में या न्यूज़ में सुनते होंगे कि सेंसेक्स इंक्रीज कर गया, निफ्टी इंक्रीज कर गई या डिक्रीज कर गई। वो डिपेंड करता है कंपनी जो हमारी है वो कंपनी लॉस में चल रही है कि प्रॉफिट में चल रही है ना। तो जब प्रॉफिट में चलता है कंपनी तो सेंसेक्स उसमें इंक्रीज कर जाता है या निफ्टी इंक्रीज कर जाती है। जब लॉस में होता है तो सेंसेक्स और निफ्टी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाती हैं ना। तो मतलब सेंसेक्स जो होता है वो BSE का इंडेक्स होता है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। और ये NSE का जो इंडेक्स है वो निफ्टी होता है, ठीक है। तो निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स को मेजर करके किसी भी कंट्री के GDP को बताया जाता है आसानी से। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हम लोग निकालते हैं किसी कंपनी के ग्रोथ उस पर डिपेंडेंट होता है GDP पर, वो निफ्टी और सेंसेक्स को देख करके बताया जा सकता है। अब इस जैसे कि हम लोग को बैंक को जो कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है कंट्रोल। बैंक को कंट्रोल करने का काम कौन सी बॉडी करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको देखभाल करती है कि बैंक में कैसे इंटरेस्ट दे रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब। उसी तरह इस मार्केट को देख रेख करने के लिए एक नई वो इस्टेब्लिशमेंट हुआ जिसको हम लोग सेबी बोलेंगे। सेबी भी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का बस इतना ही काम है कि इन दोनों मार्केटों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका देखभाल कर सके, ठीक है। तो जो ये ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्हीं मार्केट से उनको आइडिया होता है कि कौन सी कंपनी ग्रोथ कर सकती है या कौन सा कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ होगा। वो आइडिया पे, जो कंपनी ओनर के आइडिया पे जो ट्रेडर्स होते हैं उस कंपनी से अपने शेयर को परचेज कर लेते हैं। मान लें अगर कोई एक ट्रेडर है ए, यह एक शेयर परचेज करता है 100 शेयर्स को परचेज कर लेता है किसी कंपनी से 100 शेयर को परचेज कर ले। तो ये चाहे तो किसी फिक्स्ड टाइम में या कुछ समय बाद उस शेयर को अपने पास रखे या किसी को बेच दे। तो शेयर ट्रेडर्स का जो काम होता है बस यही होता है कि वो किसी भी कंपनी से शेयर को परचेज करके उस शेयर को किसी कस्टमर को बेच देते हैं या उसको कुछ दिन तक रख के देखते हैं कि जैसे ही इस कंपनी प्रॉफिट में गई तो इस एक शेयर का प्राइस बढ़ के कुछ हो जाता है। लेट से 120 रुपीज़ हो गया, तो 120 रुपये हो गया
तो अब तुरंत इस शेयर को इतने मार्केट वैल्यू पे बेच देंगे शेयर होल्डर को, कस्टमर को, जिसको हम लोग शेयर होल्डर बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि शेयर जो होता है बड़े किसी कंपनी को ओपन करने के लिए जो मनी होते हैं उसके छोटे छोटे पार्ट में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसी को शेयर बोलती है, वो मार्केट में लाती है और वहाँ से एक बंदा आता है उस शेयर को परचेज कर लेता है, तो वो शेयर होल्डर कहलाता है ना। और वह शेयर होल्डर उस कंपनी का थोड़ा सा ऑनरशिप ले लेता है। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि जो बंदा है उसको क्या प्रॉफिट है। तो जैसा कि मैं बिगिनिंग में वीडियो के बताया कि वो बंदा चाहे तो अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उस शेयर को उस कंपनी को ही बेच दे, तो उससे अगर उस कंपनी में 100 रुपये का शेयर परचेज किया था और 120 उसकी प्राइस हो गई मार्केट में, तो उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर लॉस हो रहा है, उसे पता है कि लॉस में कंपनी जाएगी, तो उसे कम लॉस करके उसी कंपनी को बेच सकता है। ये तो हो गया कि डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये प्रॉफिट है। लेकिन दूसरा क्या होता है, अगर ऐसा ही करना होता तो शेयर लोग क्यों परचेज करते हैं। तो ये शेयर थोड़ा रिस्की भी होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं डिविडेंड का। डिविडेंड मीन्स क्या हो गया कि जैसे अब कंपनी अब इस्टेब्लिश कर ली, जितने भी शेयर्स के उसके पैसे मिले, इन्वेस्ट करके कंपनी अपना एक जो कंपनी का ओनर था एक कंपनी इस्टेब्लिश कर लिया। अब उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के बाद उस कंपनी अगर प्रॉफिट में गई तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट मतलब कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट अगर परसेंटेज के रूप में उस शेयर होल्डर को दे दे तो उस चीज़ को बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब हो जाता है प्रॉफिट गेन बाय द शेयर होल्डर। जो ये शेयर होल्डर इस कंपनी में ओनरशिप थोड़ा सा लिए हुए हैं, उस ओनरशिप की वजह से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को कुछ प्रॉफिट देती है और यह प्रॉफिट कंपनी फीड करती है कि कितना देगी। जैसे अगर हम लोग किसी दो कंपनी की बड़े बड़े कंपनी की बात किया जाए, किंगफिशर ले लिया जाए, विजय माल्या की कंपनी, और अभी हाल ही में देखे होंगे सहारा की ये कंपनी थी, सहारा की जो कंपनी थी सहारा। तो ये दोनों कंपनियों के शेयर, जब किंगफिशर विजय माल्या इंडिया से छोड़ के बाहर गया था, उस केस में किंगफिशर के जो शेयर की प्राइस थी वो गिरने लगी थी, तो इसके जितने भी शेयर होल्डर थे इसको छोड़ने लगे थे ना। इसका मतलब कि ये कंपनी द्वारा एक तो उनको प्रॉफिट कुछ नहीं मिल रहा है शेयर होल्डर को, और दूसरी इस कंपनी के जो शेयर्स की एक शेयर की जो वैल्यू थी वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, तो इसके शेयर होल्डर छोड़ देते थे ना। तो मतलब कोई कंपनी अगर गिर रही है, इसका मतलब वो लॉस में चल रही है। लॉस में चलने का मतलब उसके शेयर का प्राइस क्या होता है, कम होता है। इसी की वजह से धीरे धीरे दोनों कंपनियां समाप्त हो जाती हैं। सहारा भी धीरे धीरे इसके शेयर नीचे आ जाते हैं और लोग इसके शेयर होल्डर जो होते हैं इसके शेयर्स को छोड़ने लगते हैं। तो जब शेयर को छोड़ने लगते हैं तो कंपनियां बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि शेयर क्या होता है और डिविडेंड क्या होता है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे इसके कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, और कुछ फार्मूले हैं उसको देखने के बाद फिर से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब हम लोग देख लेते हैं इसके अब शेयर का डेफिनेशन देख लेते हैं। आप लोगों को शेयर और डिविडेंड क्लियर हो गया होगा कि शेयर एक्चुअली में किसे बोलते हैं और डिविडेंड क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग बताएं, कोई कंपनी जब इन्वेस्ट करती है, कोई कंपनी जब ओपन होता है तो बहुत सारे अमाउंट को इन्वेस्ट करती है कंपनी में, उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करती है। तो उसी चीज़ को डेफिनेशन के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग कंपनी। जब किसी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो यूज सम ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। उस ज़्यादा पैसे को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देगी कंपनी और उसको मार्केट में ला देगी, तो उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, शेयर ना। और जब कई लोग मिल करके किसी कंपनी को ओपन करें और वहाँ पे उनका पार्टनर शेयरिंग परसेंटेज के फॉर्म में हो, तो आपका क्या हो जाता है, पार्टनरशिपिंग हो जाता है। ठीक है, और इस शेयर को जो परचेज करता है जो बंदा, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर ना। तो अब जैसा कि आपको बताया है कि हर एक शेयर का प्राइस कंपनी फिक्स करती है। अब किसी कंपनी ने 100 शेयर निकाल दिया तो 100 शेयर के जो प्राइस होंगे वो फिक्स होंगे। तो फिक्स होने का मतलब द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड फॉर ईच शेयर इज कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यू। तो जो फिक्स्ड वैल्यू होगा शेयर का, उसको हम लोग बोलेंगे या तो ओरिजिनल वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके बुक में नॉमिनल वैल्यू को बार बार यूज किया होगा। तो नॉमिनल वैल्यू वो वैल्यू होती है शेयर का जो कंपनी फिक्स करती है अपने शेयर के लिए। ठीक है, और इस नॉमिनल वैल्यू का जो प्राइस है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैन नॉट बी चेंज द वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, किसी भी शेयर की वैल्यू जो कंपनी द्वारा फिक्स की रहती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है कि अब यह शेयर को कंपनी क्या करती है,
जैसा कि हम लोग दो मार्केट में ले जाती है, या तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ले जाती है या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ले जाती है। वहाँ से ट्रेडर्स उस शेयर्स को परचेज करते हैं। तो जब ट्रेडर्स उस शेयर को परचेज करके जब वो दूसरे शेयर होल्डर को बेचते हैं, उस केस में किस बेसिस पे बेचते थे? वो बेचते थे कि क्या वो प्रॉफिट में शेयर जा रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। तो अगर कंपनी मान लीजिए प्रॉफिट में चली गई तो इसका मतलब उसका शेयर, जो शेयर की एक वैल्यू थी वो बढ़ जाएगी। तो जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस चीज़ को बोला जाता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। उसको हम लोग मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं। उस शेयर को क्या बोल सकते हैं? मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू बोलिए इसको। अब मार्केट वैल्यू जो होता है शेयर का, वह मार्केट वैल्यू शेयर का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? 3 टाइप में चेंज हो सकता है। या तो जो मार्केट वैल्यू होगा, अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, या तो कंपनी ना प्रॉफिट में जा रही है ना लॉस में जा रही है, तो उस केस को आप बोलेंगे एट पार। क्या बोलेंगे? एट पार का सिचुएशन कब आएगा? जब कंपनी को न प्रॉफिट हो और न ही लॉस हो, मतलब कि जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, वो उसके मार्केट वैल्यू के क्या है? इक्वल है। मतलब जब नॉमिनल वैल्यू शेयर का, एक शेयर की प्राइस जो फिक्स की थी कंपनी और मार्केट में भी उसकी प्राइस दोनों सेम हो जाए, उस केस में इस सिचुएशन को बोला जाएगा एट पार। न मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रही है और न कंपनी को लॉस हो रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में चला जाए, तो जब कंपनी प्रॉफिट में चली जाएगी तो उसको बोलेंगे एबव पार। उसको क्या बोलेंगे? एबव पार बोलिए। और इसी चीज़ को बोला जाता है एट अ प्रीमियम। इसी चीज़ को बोल सकते हैं आप एट अ प्रीमियम। ठीक है, एट अ प्रीमियम बोल लीजिए। एट अ प्रीमियम के केस में क्या होगा? ये नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू बड़ी हो जाएगी। मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू से अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो हम बोलेंगे वो क्या है? एट अ प्रीमियम है या तो एबव पार है। अब दूसरा आएगा, अब कंपनी मान लीजिए लॉस में जा रही है, तो उस केस में बोलेंगे बिलो पार। क्या बोलेंगे? बिलो पार, या इसी को बोला जाता है डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं? डिस्काउंट। मतलब एट ए डिस्काउंट। एट ए डिस्काउंट के केस में क्या होगा? जो ये मार्केट वैल्यू होगा वो लेस देन नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा ना। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि शेयर का जो फिक्स्ड प्राइस होता है वो नॉमिनल वैल्यू, और वो मार्केट में जाने के बाद उसकी प्राइस जो कम हो जाती है, बढ़ जाती है या वही रहती है, उस केस में उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू बोला जाता है। अब मार्केट वैल्यू के भी कई नेम है। जैसे मार्केट वैल्यू हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका कि कोट प्राइस भी इसको बोलते हैं, कैश वैल्यू भी बोलते हैं। और यह मार्केट वैल्यू इस टाइप में डिपेंड करेगा। कंपनी आपका न प्रॉफिट है न लॉस है, तो नॉमिनल वैल्यू मार्केट वैल्यू को इक्वल होगा, तो एट पार। और एबव पार में मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो एट प्रीमियम, और बिलो पार में मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद किस पे आएंगे हम लोग? क्वेश्चन लगाएंगे। देखते हैं हम लोग डिविडेंड क्या होता है। आपको शेयर क्लियर हो गया होगा, शेयर होल्डर क्लियर हो गया, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब हम लोग आते हैं डिविडेंड। मतलब अभी हम लोग को स्टार्टिंग वीडियो में बताया था आपको, द प्रॉफिट विच इज शेयर होल्डर गेट्स फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी इन्वेस्टमेंट से जो शेयर होल्डर प्रॉफिट अपना लेता है वो आपका होता है डिविडेंड। और यह प्रॉफिट कंपनी फिक्स करती है। कौन फिक्स करता है? कंपनी फिक्स करती है किसी भी शेयर होल्डर को या जितने भी उसके शेयर होल्डर हैं उसको कितना प्रॉफिट देना है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो डिविडेंड को हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, रिटर्न भी बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, इनकम, रिटर्न और डिविडेंड प्रॉफिट को बोला जा सकता है। तो ये आपका डिविडेंड हो गया। अब हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमको निकालना सम ऑफ इन्वेस्टेड मनी, मतलब कोई शेयर होल्डर कितना मनी इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में, तो ये हम लोग निकाल लें कि वो कितने शेयर्स को बॉट किया किसी कंपनी से, और उस शेयर का मार्केट वैल्यू क्या है ना। अगर वो कंपनी से न लेकर ट्रेडर्स वगैरह से या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE से खरीद रहा है, तो कुछ ना कुछ उस शेयर का मार्केट वैल्यू होगा। तो अगर नंबर ऑफ शेयर बॉट मल्टीप्लाइड विद मार्केट वैल्यू ऑफ द वन शेयर कर लें तो आपका सम ऑफ इन्वेस्टेड आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेयर्स बॉट करना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर बॉट फाइंड करना है कि कितना वो शेयर को परचेज किया, तो हमारे पास सम ऑफ इन्वेस्टेड टू बाई द शेयर, सारे शेयर को परचेज करने में कितना पैसा खर्च हुआ और एक पैसे का मार्केट वैल्यू कितना थी उस समय, उसको अगर डिवाइड कर दें तो हम लोग को पास आ जाए कितना शेयर हम लोग परचेज किए। अब टोटल डिविडेंड अर्न और इनकम, मतलब कि इस शेयर को परचेज करने से किसी शेयर होल्डर को कितना इनकम प्राप्त हुआ,
या टोटल डिविडेंड अर्न, उसको कितना टोटल डिविडेंड मिला। टोटल डिविडेंड, प्रॉफिट और इनकम सब एक ही बात है, उसको रिटर्न भी बोलते हैं। इसका मतलब कि अगर वो निकालना है प्रॉफिट, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड, दैट रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड बाय द कंपनी। ये कंपनी फिक्स करेगी परसेंटेज के फॉर्म में। और यहाँ पर हम लोग नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर लेंगे, मतलब कि कंपनी के द्वारा जो वैल्यू फिक्स्ड की गई थी उस रेट पर कंपनी क्या होती है, अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है, डिविडेंड देती है, जो कंपनी ओपन होने के वक्त उस शेयर की प्राइस होती थी, मतलब नॉमिनल वैल्यू उसकी फिक्स्ड प्राइस होती थी जो कंपनी फिक्स करती थी। तो डिविडेंड निकालने के लिए हो गया। अब कितना परसेंट उसको डिविडेंड मिला या कितना परसेंट उसको रिटर्न मिला या उसका इनकम परसेंटेज में कितना हुआ, तो जैसा कि परसेंटेज होता है आप जानते हैं, इनकम डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, वो कितना इन्वेस्टमेंट किया उसके रिस्पेक्ट में उसको कितना इनकम मिला मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपका हो गया फार्मूला। अब हम लोग जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो एम था वो क्वेश्चन ही सॉल्व करना था इस सेक्टर में। तो देख लीजिए क्वेश्चन, हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले लें, 350 20 शेयर्स रुपीज़ 20 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹7 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹7। अब इसमें इस टाइप में मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अब ये आपको ध्यान देना है कि इसमें कौन सा मार्केट वैल्यू है, क्या उसका नॉमिनल वैल्यू है ना। तो जैसा कि हम लोग बताए थे, एट अ प्रीमियम पे जो मार्केट वैल्यू होगा, मतलब कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द नॉमिनल वैल्यू। तो यहाँ पे ये 20 शेयर, ये ₹20 शेयर का मतलब क्या होगा, एक शेयर का जो प्राइस था वो ₹20 था ना। तो क्वेश्चन को देख के हम लोग को उसके शेयर के प्राइस को, नॉमिनल वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे निकालना है कि सम इन्वेस्टेड ना, तो आपको फाइंड करना है कि वो कितना पैसा लगाएगा इस 350 शेयर्स को परचेज करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ या नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू यहाँ क्या है, ₹20 है। ये ₹20 इस शेयर का नॉमिनल वैल्यू हो गया। अब मार्केट वैल्यू निकालने के लिए अगर कंपनी एट प्रीमियम लिखा हुआ क्वेश्चन में, या तो एट प्रीमियम का मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो उस प्राइस को आप ऐड कर देंगे नॉमिनल वैल्यू में, तो आ जाएगा आपका मार्केट वैल्यू। लॉस में जा रही है मतलब एट ए डिस्काउंट या बिलो पार हो रहा है, कहीं बिलो पार भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसको उस बिलो पार वाले वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो आपका मार्केट वैल्यू हो जाएगा। और जब न कंपनी को प्रॉफिट होगी न लॉस होगा, उस केस में जो नॉमिनल वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, मार्केट वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, जो 1 शेयर का मार्केट वैल्यू होगा वो 20 + 7 ना, मतलब ₹27 उसका क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। और सम इन्वेस्टेड अब कैसे निकलेगा, अभी आपको हम फार्मूला बताए थे कि जो सम इन्वेस्टेड निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ शेयर बॉट बाय द शेयर होल्डर, 350 शेयर बॉट कर रहा है, इनटू मार्केट वैल्यू, उस टाइम में उस शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर क्या है 27। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1925 रुपीज़ ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन भी एक, मतलब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को रीड करके आप लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है, उसका नॉमिनल वैल्यू क्या है, और सम ऑफ इन्वेस्टेड वो कितना इन्वेस्ट किया ना। ये सब बातें हम लोग जानेंगे किसी भी क्वेश्चन से पढ़ करके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।